हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज हम क्लास 11th इंग्लिश से जो आपका चैप्टर है सिल्क रोड, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं आपके फाइनल एग्जाम्स 2025 के लिए। अगर कोई क्वेरी होती है तो आप मैसेज कर सकते हैं, और अगर आपको पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हैं तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जो कि है क्लास 11 ESP। यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन आंसर जो जो अभी तक मैं करवा रहा हूँ उसकी पीडीएफ्स मिलती रहेंगी। तो आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर से, वो है What were the major challenges and obstacles faced by the author during his journey to Mount Kailash and how did he overcome them? कौन कौन से वो चैलेंजेस थे जो ऑथर ने फेस करे जब वो माउंट कैलाश की तरफ जा रहे थे अपनी जर्नी के दौरान, ठीक है, और उनसे उसने कैसे ओवरकम किया। तो सिल्क रोड जो कहानी है निक मिडल्टन ने लिखी है। ऑथर नरेट करता है अपनी जर्नी को, जब वो माउंट कैलाश जाता है उसने जो जो चैलेंजेस फेस करे थे। वो डिफिकल्टीज फिजिकल भी थी, एनवायरमेंटल भी थी, लेकिन किसी तरीके से उसने मैनेज किया और कुछ लोकल लोगों का भी सपोर्ट रहा और उसकी जर्नी काफ़ी अच्छी रही। सबसे पहला जो ऑब्स्टेकल वो है हार्श एंड अनप्रेडिक्टेबल वेदर। जो माउंट कैलाश की तरफ जो वेदर होता है बहुत खतरनाक होता है। एक्सट्रीम कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंडी और बहुत स्ट्रॉन्ग हवाएं चलती हैं और स्नोफॉल भी हो जाती है कभी कभी। और उसके बाद द थिन एयर एट हाई एल्टीट्यूड, जब बहुत ऊंचाई पे आप जाते हो तो हवा थिन हो जाती है जिससे आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। तो इससे वो कैसे ओवरकम करते हैं, उन्होंने गर्म कपड़े पहने और रेगुलर ब्रेक लेते रहे वो चलते चलते, ताकि उनको एकदम से सांस ना फूले। एंड जो उनका गाइड था, ठीक है, जिसका नाम सेतन था, उसको वो पूरा फॉलो कर रहे थे। वो बहुत एक्सपीरियंस्ड गाइड था जो कि इन हार्श कंडीशंस को डील करना जानता था। तो ये है सबसे पहला जो उन्होंने चैलेंज फेस किया। फिर है रफ एंड डेंजरस टेरेन। जो उसकी बनावट होती है रास्तों की, बहुत उबड़ खाबड़ होती है। द रोड वर स्टीप रॉकी एंड फुल ऑफ हेयर पिन बैंड्स, यानी कि आप मान लो जो ऐसे उबड़ खाबड़ रास्ते पथरीले से थे एकदम, जिससे क्या है ड्राइविंग बहुत ज्यादा हो नहीं पाती, रिस्की हो जाती है। लैंडस्लाइड बार बार वहां पे होते रहते हैं, जिससे कि खतरा हमेशा बना रहता है। तो उनके जो ड्राइवर थे सेतन, वो बहुत स्किलफुल थे, अच्छे से जो है अपने एक्सपीरियंस को यूज कर रहे थे। और जो ऑथर है वो काफी काम रहता है, क्योंकि उसको अपने गाइड के ऊपर ट्रस्ट था कि भाई ये बंदा मुझे सेफ रखेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर है हाई अल्टीट्यूड सिकनेस। तो जब आप ऊपर जाते हो ऑक्सीजन लेवल आपके कम होने लगते हैं तो आपको डिजी फील होता है, नॉजियस फील होता है, ब्रेथलेस फील होता है, कभी कभी सांस लेने में दिक्कत होगी, सीवियर हेडेक भी हो सकता है, थकान ज़्यादा हो सकती है। तो इसके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा जो लिक्विड डाइट है वो ले रहा था, रेस्ट कर रहा था, अपनी बॉडी को मतलब इस तरीके से रख रहा था कि हाँ वो एल्टीट्यूड जो इतना ऊंचा है उसको धीरे धीरे वो अडेप्ट करे। और उसने तिब्बतन हर्बल मेडिसिन भी ली, जो कि डॉक्टर ने रिकमेंड करी थी, जिससे उसको और अच्छा फील हुआ। तो ये है हाई एल्टीट्यूड सिकनेस को उसने कैसे ओवरकम किया और इसमें उसने क्या फील करा। कल्चरल एंड लैंग्वेज बैरियर। अब जब आप वहां माउंट कैलाश की तरफ जाते हो तो आपको लोकल तिब्बत के लोगों से बात करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ऑथर उनकी लैंग्वेज नहीं जानता था। तो तिब्बत के कस्टम्स को, ट्रेडिशंस को समझने में उसको बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए थी। तो ऐसे में जो उसका गाइड था सेतन, वो ट्रांसलेशन करता था, गाइड करता था। और ही रिमेन्ड रिस्पेक्टफुल एंड ऑब्जर्व लोकल कस्टम्स टू ब्लेंड इन। और जो लोकल लोगों के कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, उसको वो रिस्पेक्टफुली सीखता है, समझता है। फिजिकल एग्जॉशन एंड लॉन्ग जर्नी। होता क्या है, माउंट कैलाश की जर्नी बहुत लंबी थी, बहुत थकान वाली थी, बहुत ज्यादा स्टेमिना चाहिए था। एल्टीट्यूड बहुत ऊंचा था, रास्ते बहुत रफ थे, चलना बहुत मुश्किल था, इससे वो बहुत ज्यादा थक गए। तो वो कैसे ओवरकम किया, उन्होंने अपनी जर्नी को स्लो रखा, धीरे धीरे स्टेडी आगे मतलब बढ़े वो, धीरे 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 धीरे, ऐसा कोई रश नहीं किया उन्होंने। मेंटल रेजिलियंस दिखाया, गिव अप नहीं किया, कितनी भी मुश्किलें आई वो उन सबको फेस करते हुए, ओवरकम करते हुए आगे बढ़ते गए। व्हाट वर दी मेजर चैलेंजेस, ठीक है, ये हमने डिस्कस किया इसके पिछले वाले क्वेश्चन में। अब अगर आपसे कोई पूछा जाए इस चैप्टर में से जो तिब्बत का लैंडस्केप है वो कैसा था, ठीक है, उसका एरिया कैसा था, तो आप उसमें क्या बताओगे। देखो, जो तिब्बत का एरिया होता है वो बहुत हार्श था, बहुत बैरन था, बहुत एकदम पथरीला सा था, बहुत वास्ट लैंड है वहाँ का, एकदम ऐसा एकदम खाली खाली सा, ज़्यादा लोग वहाँ पे है नहीं। और रॉकी हिल्स हैं, पहाड़ियाँ हैं पथरीली, डस्टी प्लेन्स हैं, और ऐसे जो माउंटेन्स हैं उनके ऊपर ऐसे स्नो है, मतलब बर्फ से ढके हुए माउंटेन हैं। रोड बहुत ज़्यादा रफ हैं,
और हेयर पिन बैंड्स, ठीक है, ऐसे है, मतलब आप रास्ता समझ लो ऊबड़ खाबड़ एकदम कंकरीला सा, पत्थर हर जगह पे इधर उधर बिखरे हुए हैं, तो इससे ट्रेवल करना बहुत मुश्किल होता है अगर ऐसा रास्ता होता है तो, ठीक है, लैंडस्केप ऐसा हो। क्लाइमेट एक्सट्रीम रहता है, ठंडी हवाएं चलती हैं, सूखी हवाएं, ड्राई हवाएं, एयर थिन हो जाती है ऊपर जाके जिससे कि सांस नहीं आती। वेदर अनप्रिडिक्टेबल है, कभी सडनली स्नोफॉल होने लगती है, कभी एकदम से ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, तो ये है वहाँ का। नेचुरल ब्यूटी भी है भाई, आप देखोगे हार्श तो कितना भी है एनवायरनमेंट, लेकिन आप जब देखोगे, जब उसका लैंडस्केप देखोगे, आपको लगेगा यार बहुत अच्छा, एकदम खुला आसमान दिखेगा, माउंटेन ही माउंटेन दिखेंगे आपको, खालीपन दिखेगा सिर्फ। और इससे क्या है, आपको नीली नीली लेक्स दिखेंगी, जिससे कि आपको तिब्बतन जो प्लेटो है, तिब्बत का जो पठारी इलाका है पूरा, उसकी खूबसूरती नजर आती है। तो नेचुरल ब्यूटी है जब आप माउंट कैलाश की यात्रा पर होते हो। अब अगर आपसे पूछा जाए, ये जो तिब्बतन लोग होते हैं इनका लाइफस्टाइल कैसा था, है ना, ये लोग क्या करते थे अपनी डेली लाइफ में, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप बताओगे सिंपल लाइफ है उनकी, और हार्डशिप बहुत ज्यादा है। जो लोग हैं वो सिंपल लाइफ है, नेचर सिंपल लाइफ जीते हैं, नेचर पे डिपेंड है पूरी तरीके से, और इनका क्लाइमेट बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है, ज्यादा उनके पास ऐसे कंफर्टेबल चीजें हैं नहीं, जो बेसिक रिसोर्सेज हैं उनके आसपास अवेलेबल उसी को वो यूज करते हैं, लग्जरियस लाइफ नहीं है। हॉस्पिटैलिटी एंड काइंडनेस, जो ऑथर है वो तिब्बत के लोगों से मिलता है, ठीक है, तिब्बत के डॉक्टर से मिलता है जो उसको एक हर्बल मेडिसिन देता है अल्टीट्यूड सिकनेस की, जो ऊंचाई पर जाके बीमारी होती है उसकी। तो लोकल लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा हॉस्पिटेबल, हेल्पफुल थे ट्रैवलर्स को लेकर, जो ट्रैवलर आते हैं उनको बहुत ज़्यादा वो लोग मदद करते थे। रिलीजियस फेथ एंड स्पिरिचुअलिटी, जो तिब्बत के लोग हैं बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं, ज़्यादातर वहाँ पे लोग बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, और थोड़ा वो लोग स्पिरिचुअल हैं। माउंट कैलाश आपको पता है बहुत सेक्रेड जगह है, एक पवित्र जगह है, जहाँ पर बहुत से लोग जाते हैं, बहुत से पिलग्रिम्स तीर्थ यात्री जाते हैं, ठीक है। और एक एक वर्ड आता है द कोरा, यानी रिचुअल वॉक, यानी कि एक भक्ति को दिखाने के लिए एक ऐसा यात्रा होती है जिसको कोरा कहा जाता है तिब्बत में, तो वो लोग करते हैं। ट्रेडिशनल हाउसेस एंड लाइवलीहुड, वहाँ के जो लोगों के घर हैं छोटे छोटे से पत्थर के घर हैं, टेंटों में कई लोग रहते हैं, और उनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन है याक। याक एक एनिमल होता है, उसको पालना, गोट को पालना, शीप्स को पालना। याक से उनको मिल्क, बटर, वूल ये सब मिलता है, उस पर बैठ के वो ट्रांसपोर्टेशन कर लेते हैं, तो बहुत एसेंशियल है। जो याक होता है उनकी लाइफ में उसकी बहुत बड़ी एक अहम रोल है। Why was the author's experience in Hor disappointing and how did it contrast with earlier accounts of the place? एक जगह आती है होर, वहां पे जब वो जाता है तो वहां उसको डिसअपॉइंटिंग क्यों फील होता है, आइए देखते हैं। सिल्क रोड में बताया गया है, जो ऑथर है वो एक्सपीरियंस करता है होर के अंदर बहुत डिसअपॉइंटमेंट, बिकॉज जो वो टाउन था वो क्या था, जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था, जैसा उसने सुना था, वो वैसा टाउन नहीं था। वो देखता है बहुत डल सा, बहुत डर्टी सा, लाइफलेस सा, विच वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रोमांटिसाइज्ड अकाउंट्स ऑफ द पास्ट, जैसा एकदम बताया जाता है ना, वहां जाओगे तो इतना सुंदर सुंदर नेचर होगा, ये होगा वो होगा, वहां ऐसा कुछ भी नहीं था जब वो देखता है। रीजन फॉर द ऑथर्स डिसअपॉइंटमेंट इन होर, क्या रीजन थे जिसकी वजह से डिसअपॉइंटमेंट उनको मिली, आइए मैं आपको बताता हूं। अगली एंड अनप्लीजेंट अपीयरेंस, होता क्या है, द ऑथर डिस्क्राइब्ड होर एज अ बैरन, खाली खाली एकदम मिट्टी वाला डस्टी सा अनअट्रैक्टिव सी जगह थी, जहां कोई ट्रेवलर नहीं जाना पाएगा, मतलब जा नहीं पाएगा, और ना ही कोई दोबारा आना भी चाहेगा। लैक ऑफ हॉस्पिटैलिटी, वो कहता है जो लोग थे उस टाउन के वो बिल्कुल भी वेलकमिंग या फ्रेंडली नहीं थे, जिससे कि उनको कंफर्टेबल फील नहीं हुआ जो लोग वो ट्रैवलर्स थे, तो ये चीज़ भी एक आती है डिसअपॉइंटमेंट में। हार्श लिविंग कंडीशंस, जो टाउन है वहाँ का, वहाँ की कंडीशन बहुत खराब है, वेदर कंडीशंस, कभी वहाँ पे रह नहीं पाओगे आप, कंफर्ट नहीं मिलेगा आपको। और जैसा उसने सुना था, जितना रोमांटिसाइज जो करके इसको बताया जाता था, रियलिटी बहुत ज़्यादा अलग थी। एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल चार्म, यानी कि जैसे बाकी जगहों पे उसने जर्नी में देखा था बहुत सुंदरता थी, अच्छी अच्छी चीज़ें थी, बट होर नाम से जो टाउन था वहाँ कोई ऐसी ब्यूटी नहीं थी, कोई हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस नहीं थी, कोई ऐसा फीचर नहीं है जो उसको इंटरेस्टिंग बनाता हो, तो उसको बिल्कुल भी वो जगह अच्छी नहीं लगी थी। तो हाउ इट कंट्रास्टेड विद अर्लियर अकाउंट्स, जो उसने पहले जो चीज़ें देखी और जो बताया उससे ये कैसे कंट्रास्ट आप करोगे। तो देखो,
Past travelers had portrayed Hor as an important, charming and culturally rich town along the Silk Road. पहले के जो लोग ट्रैवलर आते थे उन्होंने बताया होर नाम से जो जगह है बहुत अच्छी है. दे हैड स्पोकन अबाउट इट्स कनेक्शन टू हिस्ट्री एंड ट्रेड. वो लोग बताते थे कि ये जगह ट्रेड और हिस्ट्री से जुड़ी हुई है, बहुत एक्साइटिंग जगह है. हाउएवर जब ऑथर खुद एक्चुअली वहां पे अराइव करता है वो देखता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा उसने पढ़ा था, वो उससे बिल्कुल अपोजिट था. How did the author's altitude sickness affect his journey and what remedies did he try? जब वो ऊंचाई पे जाता है, बीमार फील करता है, उसके लिए वो क्या करता है? इफेक्ट ऑफ ऑल्टीट्यूड सिकनेस ऑन हिज जर्नी. जब आप ऊंचाई पर जाते हो तो उसके क्या इफेक्ट पड़ते हैं? ऑल्टीट्यूड सिकनेस में क्या होता है? डिजीनेस और नोजिया फील होता है, कभी कभी ऐसा उल्टी सी आ रही है, कभी आपको लगेगा चक्कर से आ रहे हैं, सर दर्द हो जाएगा आपका, सर भारी हो जाएगा, या ब्रेथलेसनेस भी हो सकती है. जब आप ज़्यादा ऊंचाई पर जाते हो सांस लेने में दिक्कत होगी, ठीक है, और कुछ भी सिंपल एक्टिविटी भी नहीं कर पाओगे क्योंकि एयर थिन हो जाती है. इससे क्या है, हाई एल्टीट्यूड होगा तो आप जल्दी से जल्दी एग्जॉस्ट हो जाओगे, तो ये दिक्कतें आती हैं. फटीग हो जाता है, थकान हो जाती है, वीक हो जाती है बॉडी, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली टायर्ड फील करते हो आप. हेडेक हो सकता है आपको, डिस्कम्फर्ट हो सकता है, ठीक है. जब वो कंटिन्यू करता है उसको सर दर्द होने लगता है और वो फोकस्ड नहीं रह पाता. ये सारी चीज़ें वो फील करता है. अब रेमेडीज़ क्या ट्राइड करी उसने, ठीक है, ऑथर ने क्या वो कुछ मेडिसिन वगैरह ली थी, आपको याद हो तिब्बत की. तो सबसे पहले वो तिब्बत की बटर टी को पीता है. उसका जो ड्राइवर था सेतन, वो उसको बटर टी ऑफर करता है जो कि एक ट्रेडिशनल तिब्बतन ड्रिंक है जो कि याक के बटर से बनी होती है, सॉल्ट से और टी से, जो कि बहुत अच्छी मानी जाती है. माना जाता है इससे बॉडी गर्म रहती है, हाइड्रेटेड रहती है ऊंची जगहों पर. हाउएवर ऑथर डज नॉट एंजॉय इट्स टेस्ट. हाउएवर ऑथर को उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा जो याक की टी थी. च्यूइंग गार्लिक, किसी ने उसको बोला, उसके गाइड ने, कि भाई तो एक काम कर, जो लहसुन होता है ना वो उसको तू चबा, इससे क्या होगा, ऑक्सीजन सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा तेरे ब्लड में और इससे ऑल्टीट्यूड सिकनेस नहीं होगी. तो इससे भी वो ट्राई करता है कि जिससे उसको कोई वो होप करता है भाई हाँ कुछ रिलैक्स फील हो. रेस्टिंग एंड एक्लीमेटाइजेशन, होता क्या है, उसकी बॉडी स्ट्रगल कर रही थी एडजस्ट करने में, वो ब्रेक लेता है लगातार, अपने सिस्टम को टाइम देता है कि हाँ भाई अडेप्ट करो, ठीक है, बॉडी को रेस्ट देता है. और जर्नी बहुत चैलेंजिंग थी आपको पता है. मेडिसिन लेता है वो, ठीक है, मेडिसिन भी लेता है, आपको पता है कि तिब्बत की मेडिसिन उसने ली थी, टेम्पररी रिलीफ मिला था, बट फिर भी वो वीक फील कर रहा था. What characteristics of Tibetan mastiffs made them valuable in China's imperial courts? अब यहाँ पे एक वर्ड आया है तिब्बतन मैस्टिफ्स. तिब्बतन मैस्टिफ क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो देखो मैं आपको बताता हूँ. ये जो आपको पीछे दिख रहा है ना, ये डॉग है, इसको कहा जाता है तिब्बतन मैस्टिफ. अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, देखो जो चैप्टर सिल्क रोड है उसके बारे में जब आप पढ़ते हो तो उसमें आपको पता चलता है तिब्बतन मैस्टिफ्स हैं वो ऐसे फियर्स और पावरफुल डॉग होते हैं जो बहुत, जिनकी वैल्यू की जाती थी चाइना में, बहुत पुराने समय से ही चाइना में बहुत वैल्यू है. देखो एकदम ऐसा लग रहा है जैसे लायन हो. तो होता क्या है, फियर्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं. तिब्बतन मैस्टिफ्स वर नोन फॉर देयर एग्रेसिव एंड टेरिटोरियल बिहेवियर, बहुत ज़्यादा एग्रेशन में रहते हैं. देवर एक्सीलेंट गार्ड डॉग्स, ध्यान रखते हैं भाई अच्छे से, और बाकी जानवरों का भी ये ध्यान रखते थे, प्रोटेक्शन रखते थे, ठीक है. होम्स फ्रॉम प्रीडेटर्स एंड इंट्रूडर्स, कोई भी ऐसे बाहर का अंदर ना आ जाए और कोई भी ऐसी चोरी चकारी ना हो, तो उसमें ये लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव और एग्रेसिव थे. लाउड एंड फियरसम बार्क, जब ये भौंकते हैं ना तो इनकी आवाज़ एकदम डीप, एकदम लाउड, ऐसा लगता है दूर से भी आप सुन लोगे इनको. तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव थे. इसका ये जो फीचर है इसको वैल्यूएबल बनाता है कि जो बड़े बड़े रॉयल प्रॉपर्टीज होती थी इंपीरियल चाइना के टाइम पे, तो वहाँ पे ये लोग उसको गार्ड करते थे, मीन्स वहाँ पे उसकी वो प्रोटेक्शन करते थे. लार्ज एंड पावरफुल बिल्ड, इनकी बॉडी देखोगे ना बहुत एकदम स्ट्रॉन्ग, मस्कुलर, हैवीली ये बने हुए हैं, लगता है बिल्कुल सिक्योरिटी के पर्पज से ही ये आए हैं इस दुनिया में. और उसके फर इतने थिक होते हैं कि वो इतनी ठंड पड़ती है तो भी उसको वो संभाल लेते हैं. उनके फर इतने ज्यादा हैवी होते हैं तो उनको कोई दिक्कत भी नहीं होती. सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ एंड रॉयलिटी, तो जो तिब्बतन मैस्टिफ डॉग होते हैं ना वो एक रॉयल, एक प्रेस्टीज, एक पावर का सिंबल है कि भाई जो बड़े लोग हैं वही इनको रख सकते थे. और वो इंपीरियल कोर्ट्स, बड़े बड़े राजा महाराजाओं के कोर्ट्स में होते थे, एक स्टेटस था भाई. जैसे आज की डेट में आप मानते हो बड़ी बड़ी गाड़ियां रखना एक स्टेटस है, वैसे ही उस टाइम पे जो ये मैस्टिफ डॉग होते थे ये भी एक स्टेटस माना जाता था.
रेयर एंड एक्जॉटिक ब्रीड, ये बहुत रेयर ब्रीड है जो ज़्यादातर तिब्बत में ही पाई जाती है और बहुत वैल्यूएबल है ये, और ये इतने एक्सक्लूसिव हैं इस वजह से बहुत ही कम लोगों के पास, चाइनीज एम्परर वगैरह के पास ये डॉग हुआ करते थे। तो इससे पता चलता है जो नोबल्स होते थे, ऑफिशियल्स ऑफिसर्स होते थे, वो इस डॉग को पाला करते थे, हर किसी के बस की बात नहीं थी। तो ये हमारा चैप्टर था सिल्क रोड, यहाँ से यही क्वेश्चन आपके बनते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना फीडबैक लिखें कमेंट बॉक्स में, वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।